गुड मॉर्निंग क्लास 12। लेसन सिल्वर पैडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सिल्वर पैडिंग इट मीन्स 25वीं शादी की सालगिरह जो कि यशोधर बाबू द्वारा मनाया जा रहा था, और वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। वो एक्चुअली अपने कलीग्स के साथ उन्होंने बातों बातों में जब बात कह डाली कि आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सबने धूमधाम से मनाने के चक्कर में उनसे पैसे वसूले और सिल्वर वेडिंग मनाई गई। लेकिन यशोधर बाबू उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो इस शहर में आने के बाद उनके जो परम मित्र बने या उनके गुरु बने या जिसको साहब कह के बुलाते थे किसनदा, उनके अकॉर्डिंग उनकी बातों को मानते हुए उनको लगता था कि यह सब अंग्रेजों के चोचले हैं। ये चीज़ ऐसी हमारे भारतीय वर्ष में ये सब चीज़ें नहीं मनाई जाती। वहाँ से चुपचाप निकल आते हैं वो ऑफिस से, और ऑफिस से निकल कर वो मंदिर जाते हैं, बिरला मंदिर। वहाँ थोड़ी बहुत मन की शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। कैंपस में, मंदिर के कैंपस में बैठ के प्रवचन सुनते हैं और रात देर से घर लौटते हैं। इसका कारण ये है कि घर में अब उनकी उतनी तवज्जो नहीं है। जब तक बच्चे छोटे थे, जब तक बच्चों को पढ़ाया लिखाया करते थे वो खुद से, तब तक बच्चों ने रिस्पेक्ट किया और वो टाइम से पहुँच जाया करते थे। अब लगता था जैसे कि उनके 3 बच्चे थे, लड़के और 1 लड़की जो थी, सब के सब अपने पैरों पे खड़े हो गए थे। उनको लगता था अब मेरी शायद ज़रूरत घर में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी ये सोच थी, और इनकी ये सोच इसलिए थी क्योंकि बच्चों में और उनमें जो जनरेशन गैप था, उस वजह से ये मानसिकता उनके दिमाग में आती रहती थी। बड़ा वाला लड़का वो भी अच्छे पोस्ट पे नौकरी पा गया था, बीच वाला लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, और छोटे वाले लड़के ने भी एक बार कोशिश करी थी IAS PCS के लेवल की तैयारी की, लेकिन दूसरी बार वो ऊंचे पोस्ट पे जाने के चक्कर में वह पहले पाए हुए पोस्ट को छोड़ देता है। लड़की मेडिकल करने के लिए बार बार धमकी देती है कि वो अभी विदेश चली जाएगी। कुल मिलाकर उनका छोटा सा जो परिवार था, जब यहाँ आए थे वो, तो किसनदा नामक व्यक्ति ने उनको शरण दिया हुआ था। उस समय उनकी उम्र ये नहीं थी कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके या जॉब के लायक नहीं थे, 16 साल से कम की उम्र थी। तो किसनदा ने अपने क्वार्टर में ही 3 बेडरूम का जो क्वार्टर था और जिसमें वो मेस भी चलाया करते थे, उसमें रसोईया बना दिया, और जब उनकी उम्र नौकरी करने लायक हो गई तो अपने ऑफिस में नौकरी भी दिलवा दी। तो किसनदा का के व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था यशोधर पंत जी के ऊपर। हर बार उनको वो याद किया करते थे, उनकी सहानुभूतियाँ और उनके कहे गए जो भी वाक्य थे वो भूलते नहीं थे। इसी के तहत जब वो घर जाते हैं, वापस ऑफिस से लौटकर 5 बजे की छुट्टी हुई और 8 बजे पहुंचते हैं, तो बीबी द्वारा ऑब्जेक्शन भी होता है। बीबी जो कभी भी मॉडर्न नहीं हुई थी, कभी भी आधुनिक नहीं बनी थी, वो ड्रेसअप के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से, लेकिन उसकी सोच जो थी अपने बच्चों की तरफ थी, मॉडर्न थी। वो मानती थी कि जो बच्चे कहते हैं वही सही है, और आजकल के युग में जिस तरह से युग है उसी तरह से आपको भी चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यह पंत जी की गलती थी कि जब वो अपनी फैमिली के जब वो शादी के बाद यहाँ रहने आए थे, तो उनके साथ उनके बड़े ताऊ जी और उनके 2 बच्चे भी आए थे जो शादीशुदा थे। तो एक जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते थे यहाँ पे आकर, लेकिन मजबूरी ये थी कि उनकी पत्नी अगर सही बात भी कहती थी तो पंत जी उसको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उनको गृहस्थी चलानी होती थी। गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, सही चीज़ों को भी इग्नोर करना पड़ता है, मिलाकर घर पे रहना पड़ता है। इस वजह से उनकी पत्नी जो थी इस उम्र में आकर बच्चों की साइड लिया करती थी। उनको लगता था कि जैसे उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, यह एक परिवार की मिलीजुली प्रक्रिया चल रही है। तो बात साफ वो स्पष्ट कर दिया करती थी कि जो बच्चे कहते हैं वही सही है। इसके एवज में कभी कभी पंत जी को लगता था सही है, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ इस फैमिली में, लेकिन वो भी अपनी शान बगाने के लिए कि सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह वहाँ से लो करे तमाशे, ऐसा कहकर अपनी पत्नी को संबोधित करते थे। अपने मन का भड़ास निकालते थे कि मैं आपसे कम नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो एरिया सरकारी महकमे के तहत मॉडर्नाइज किया जा रहा था, सारी बिल्डिंगें तोड़ के बहुत बड़ी इमारतें बनाई जा रही थी। तो वहाँ उन्होंने, जब उनकी इमारत घर के मकान को तोड़ने की बारी आई, तो उन्होंने क्या किया, उसी मोहल्ले में एक जगह एक और रूम ले लिया, लेकिन वो बड़े रिहायशी इलाकों में जा नहीं पाए, क्योंकि वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे और उस जगह से उनके किसनदा की यादें जुड़ी हुई थी।
किशनदास को याद करते हुए सोचते हैं कि किशनदास जब रिटायर हुए थे और जिन्होंने इतने लोगों को शरण दी थी यहाँ पर रहने के लिए नौकरी से पहले, जब तक कि लोगों को अपने ठिकाने नहीं मिल जाते थे, वही किशनदास जब रिटायर हुए तो उनको जो सरकारी बंगला उनको मिला था, जब वो खाली हुआ तो उनको एक शरण नहीं मिला इस शहर में। जिन्होंने इतने लोगों को अपने घरों में शरण दिया था, सब अपने अपने जगह शिफ्ट हो गए थे, लेकिन किशनदास को कोई तवज्जो नहीं दिया किसी ने, और या फिर उनको शरण नहीं दी। यहाँ तक कि लेखक भी नहीं शरण दे पाए, क्योंकि उस समय वो अपने सामूहिक परिवार के साथ रहा करते थे। उनको भी किशनदास के लिए अफसोस था, मैं जगह नहीं दे पा रहा हूँ उनको रखने के लिए, लेकिन क्या करते, मजबूरी उनकी भी थी। और उस समय जब किशनदास 1 साल रिटायरमेंट के बाद जब वापस अपने गांव लौट गए, वहाँ 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर पाते हैं किशनदास की मृत्यु का, जब यशोधर पंत जी, तो उनको बड़ा अफसोस होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी यह मृत्यु किस कारणवश हुई होगी। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं, जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, इट मीन्स कि हमें नहीं पता। यह एक रिटायरमेंट के बाद जो लोगों के अंदर ये कुंठित भावना आ जाती है कि मेरा काम अब खत्म, रिटायरमेंट यानी कि मैं अब किसी लायक नहीं रहा। इसके तहत ही किशनदास दिन प्रतिदिन मुरझाए चले गए और कोई काम नहीं होने के कारण उनके साल भर के अंदर ही मृत्यु हो गई। तो यह चीज़ किशनदास के इस व्यवहार से या फिर उनकी इस तरह की मौत से यशोधर पंत को लगता था कि परिवार होना जरूरी है और परिवार के साथ साथ अपना घर होना भी जरूरी है। लेकिन फिर उनको किशनदास की बात याद आती थी कि जब तक घर लोग, सयाने लोग घर में रहते हैं, मूर्ख लोग घर बनवाते हैं और सयाने लोग रहते हैं। इट मीन्स कि मेहनत करके घर बनवाना और रिटायरमेंट के बाद घर बनवाना, तो उसके बाद उम्र ही क्या बचती है हमारी, और उसमें हम लोग रह जाएं, आने वाली जो पीढ़ी है वो राज करे, उसमें रहेगी। तो मूर्ख लोग घर बनवाते हैं और सयाने लोग रहते हैं। इसी चक्कर में अभी तक पंत जी ने भी अपना कोई घर नहीं बनवाया था। वो सोचते थे कि मैं सरकारी महकमे में हूँ, क्वार्टर मिला है, रिटायर हो जाऊँगा, तब तक मेरा बच्चा भी है, सरकारी नौकरी करने लगेगा और उसको भी सरकारी फ्लैट मिल जाएगा, तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा हो कि आपका लड़का सरकारी नौकरी न पाए तो कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। ये टाल देते हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किशनदास की स्थितियों को देखकर उनको लगता है कि ये परिस्थितियां जो है सही में कभी कभी गलत साबित हो सकती हैं। किशनदास के द्वारा बताए गए बातें, जब ये हमेशा किशनदास को गंभीर अवस्था में देखा करते थे, लेकिन किशनदास भी हंसी मजाक करते थे। कभी कभी उन्होंने यह अपने राज जब खोले थे कि हम भी गधा पचीसी वाली जीवन जी चुके हैं। इट मीन्स कि भाग कर सिनेमा देखना या फिर मुर्गी चुराना, इन सब को देखकर ऐसा लगता था कि किशनदास भी ऐसा भी व्यक्तित्व है और इसकी छवि और इसकी छाप भी थोड़ी बहुत पंत जी पे पड़ी हुई थी। और एक सोच जो किशनदास की जो सोच की छाप जो पंत जी पे पड़ी हुई थी, वो बार बार उनको हर चीज़ में उनको याद किया करते थे। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाते थे तो किशनदास के एरिए से गुजरते तो किशनदास की याद हो आती थी। और ये जो एक जनरेशन गैप था अपने बच्चों के साथ इनका, पंत जी का, वो खाई वो भर नहीं पाते थे। उनको लगता था कि हम लोग जो कहते हैं वही सही है। तो इस लेसन को हम लोग ऐसे, इसका समराइजेशन मैं कर दूँगी, लेंथी है चैप्टर, एक से पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हम लोगों ने आज के लिए पेज नंबर 8 तक इसको कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे की एक्सप्लेनेशन को भेज दूँगी।